फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास एक डैश प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत डैश के समय होती है। देखिए, जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, ये कब से शुरू होता है? ये माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है और जब तक जो है हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक निरंतर चलता रहता है, यानी जीवन भर जो है चलने वाली प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, देखिए जो आपने देखा होगा, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाने को दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय बच्चे का विकास हो रहा होता है। तो विकास क्या है? माँ के गर्भ से शुरू हो रहा है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो रही तब तक जो निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और इसकी जो शुरुआत है वो गर्भ धारण के समय होती है। तो बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यही आपसे यहाँ पर पूछ रखा था कि विकास क्या है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया और इसकी शुरुआत कब से होती है? गर्भ धारण के समय से होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, जीवन भर चलने वाली है और इसकी शुरुआत जन्म से होती है। देखिए, इसकी शुरुआत जन्म से नहीं होती, जब माँ का गर्भ धारण होता है तभी से जो है इसकी शुरुआत हो जाती है ना। तो ये भी आपका नहीं होगा। बचपन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत बात है, आपकी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, किस चरण में बच्चे मूर्त समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाते हैं परंतु उन्हें निम्नात्मक सोच करने में कठिनाई होती है? देखिए, जो जीन पियाजे जिन्होंने की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, कौन कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज पहले तो इन्होंने बताई। ठीक है, इसके अलावा जो है दूसरी जो इन्होंने बताई वह प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल तक का होता है। ठीक है, और जो सेंसरी स्टेज में बच्चा होता है कितने साल तक का होता है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। इसके अलावा जो उन्होंने थर्ड स्टेज बताई है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। ये पियाजे की थर्ड स्टेज होती है ना। और इसके अलावा जो उन्होंने लास्ट स्टेज बताई है, फोर्थ वाली, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछ रखा है, जो बच्चा है वो मूर्त समस्याओं को तो सुलझा ले रहा है, ठीक है, बट जो निम्नात्मक सोच होता है उसमें उसको कठिनाई आ रही है। तो बच्चा पियाजे की किस स्टेज में होगा? पियाजे की थर्ड स्टेज में होगा। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी बच्चा क्या करेगा? मूर्त चीज़ों के बारे में सोच पाएगा। मूर्त चीज़ों का मतलब क्या होगा? जो चीज़ें बच्चे के सामने होती है, जिसको बच्चा टच एंड फील कर पाता है, जिसको बच्चा देख सकता है, उनके बारे में बच्चा जो है थिंकिंग कर पाता है ना। बट जो चीज़ें बच्चे के सामने नहीं होती हैं उसके बारे में बच्चा जो है थिंकिंग नहीं कर पाता, यानी जो चीज़ें अमूर्त होती हैं उसके बारे में बच्चा जो है सोच नहीं पाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चा है वो मूर्त चीज़ों के बारे में थिंकिंग कर रहा है, तर्क कर रहा है ना। तो ये पियाजे की कौन सी स्टेज में होगा? थर्ड वाले स्टेज में। ठीक है, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, परंतु उन्हें निम्नात्मक सोच करने में कठिनाई होती है। देखिए, जो निम्नात्मक सोच है बच्चे के अंदर कब डेवलप होती है? जब वो पियाजे की फोर्थ स्टेज में होता है। आपने देखा होगा, जो 11 से लेकर के 18 साल तक के बच्चे होते हैं, ठीक है, जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं उसमें नियम वगैरह सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है, निम्नात्मक तर्क कर लेते हैं, है ना। तो ये कब आती है बच्चे के अंदर? जब बच्चा 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है, यानी जो पियाजे की फोर्थ स्टेज में होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है ना। थर्ड में ये चीज़ डेवलप नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछ रखा था कि बच्चे जो है मूर्त समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पा रहा है लेकिन निम्नात्मक तर्क में उसको कठिनाई आ रही है। तो बच्चा किस स्टेज में होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा, जिसमें कि 7 से 11 साल तक का जो बच्चा हो वो यहाँ पर होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है? देखिए, जो जीन पियाजे वो क्या कहते हैं कि बच्चा क्या होता है? लिटिल साइंटिस्ट होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है। अपने ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करता है, खुद खोज करता है, अन्वेषण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, उद्दीपन वो प्रक्रिया के अनुबंधन की प्रक्रिया है। देखिए, जो उद्दीपन और प्रक्रिया की बातें किसने की है? थॉर्नडाइक ने की है ना। जीन पियाजे ने इसकी बात नहीं की हुई है, तो ये आपका नहीं होगा। तब जब इनाम और सज़ा का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो जीन पियाजे जो कि क्या कहते हैं कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करेगा, है ना, क्योंकि इनका संबंध किससे? रचनावाद से अपना संबंध रखते हैं। ध्यान में रखिएगा, जो जीन पियाजे हैं, जो लेव वाइगोस्की, इन लोगों का संबंध किससे? रचनावाद से जो इन लोगों का संबंध है। ठीक है,
जो रचनावादी है आपका किस पर आधारित है कि बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग करे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो, सक्रिय हो, ठीक है। बट यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है इसमें क्या दे रखा था कि बच्चे को इनाम और सजा का प्रयोग किया जाए। देखिए जो रचनावादी ये इसके खिलाफ है ना। वो क्या कहता है कि बच्चे को बार बार पुरस्कार या फिर बार बार दंड नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चा फिर जो है पुरस्कार को पाने के लिए ही कार्य को करने लगता है या तो फिर दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करने लगता है, ठीक है। तो इसकी बात जीन प्याजे नहीं करते। जब भी आपको अपने ऑप्शन में इनाम, सजा, ठीक है, पुरस्कार, दंड इस तरीके के वर्ड दिखे तो आप उस ऑप्शन की तरफ नहीं जाइएगा, क्योंकि ये क्या होता है आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। जब वयस्क नियंत्रण लेते हैं वह व्याख्यान देते हैं। देखिए जो जीन प्याजे वो क्या कहते हैं कि बच्चा जो है खुद कुछ एक्टिविटी करके सीखता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो वयस्क व्यक्ति है वो बच्चे पर नियंत्रण करे तभी बच्चा सीख पाएगा, ठीक है। इस बात को जीन प्याजे सिरे से निकालते वो क्या कहते हैं कि बच्चा खुद एक्टिविटी करता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है। ऐसे आपने देखा होगा कि जो घरों में छोटे बच्चे वगैरह होते हैं अक्सर जो है चीज़ों को तोड़ फोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, खुद चीज़ों को खोज रहे हैं, सीख रहे हैं उनके बारे में, है ना। यही बात जो है आपके जीन प्याजे कहते हैं। तो ये आपका नहीं होगा। खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में, बिल्कुल सही बात। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी यही चीज़ मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस की कि बच्चा क्या करता है, खुद से जो है किसी चीज़ की खोज करता है, एक्टिविटी करता है, ठीक है, खुद चीज़ों को सीखता है। ये बात आपके जीन प्याजे कहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ले वाइगोस्की के अनुसार। देखिए जो ले वाइगोस्की जो कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दे रखा है, ये तीन चीज़ों की बात करते हैं। समाज के थ्रू सीखने की बात करते हैं, कल्चर के थ्रू सीखने की बात करते हैं और लैंग्वेज के थ्रू सीखने की बात करते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, सीखना व्यवहार में मापा जा सकने वाला बदलाव। देखिए ये व्यवहार की बात करते ही नहीं है, तो समाज, संस्कृति और लैंग्वेज की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा ही नहीं। सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता, बिल्कुल सही बात, ठीक है। यही आपके लिए वाइगोस्की कहते हैं कि जो सीखना है, जो हमारी लर्निंग होती है, ये समाज से अलग होकर के हम नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम सीख रहे हैं वो कहाँ से सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट से ही तो सीखते हैं, अपने समाज से ही तो सीखते हैं, है ना। तो जो सीखने की प्रक्रिया है ये समाज में ही होती है, ठीक है। समाज से अलग रखकर हम कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड क्या दे रखा है, सीखना सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन पर निर्धारित होता है। देखिए जो रीइंफोर्समेंट होता है, यानी जो पुनर्बलन वर्ड है, ये किसके द्वारा दिया गया है, ये स्किनर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। बट यहाँ पर तो ले वाइगोस्की की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। सीखने में ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया व स्मृति के भंडारण शामिल है। देखिए ऐसा नहीं कि हमारी स्मृति जो है उसमें बिल्कुल सारी चीज़ फिक्स है कि हम इतना चीज़ें सीख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप जितना एफर्ट करेंगे, जितने प्रैक्टिस करेंगे, जितना समाज के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उतना ही जो है आप चीज़ों को सीख पाएंगे, है ना। तो ये भी बात बिल्कुल गलत दे रखी है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, एक शहर को डिज़ाइन करने वाले एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार में कौन सी बुद्धि अधिक होने की संभावना है, ठीक है। अब देखिए जो वास्तुकार होते हैं, जो नक्शे वगैरह डिज़ाइन करते हैं, जो मूर्तिकार होते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, उनके अंदर स्थानिक बुद्धि होती है, क्योंकि इनके अंदर जो स्थान की समझ होती है ना। जैसे कि जो आर्किटेक्चर वगैरह डिज़ाइन करते हैं, है ना, जो घरों के नक्शे वगैरह डिज़ाइन करते हैं, तो उनके अंदर भी यही वाली इंटेलिजेंस होती है ना, क्योंकि इनके पास प्रॉपर स्थान की समझ होती है कि कौन सी जो है चीज़ कहाँ पर सही रहेगी, ठीक है। इसके अलावा जो मूर्तिकार होते हैं, जो चित्रकारी करते हैं, जो पेंटिंग करते हैं, उनके अंदर भी ये वाली जो है बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर है, जिन्होंने की 8 प्रकार की इंटेलिजेंस के बारे में बात किया, यानी कि बहुबुद्धि का इन्होंने सिद्धांत दिया, उन्हीं के जो 8 प्रकार की जो उन्होंने बुद्धि बताई, उसी में से आपका एक प्रकार आता है स्थानिक बुद्धि, ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ पर दे रखा है भाषाई बुद्धि। ये क्या होता है, जिसकी भाषा पर पकड़ अच्छी होती है, जैसे कि जो कवि वगैरह हो गए, नेता वगैरह हो गए, ठीक है। इसके अलावा कोई दुकानदार हो गया, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने लैंग्वेज के थ्रू दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि होती है। बट यहाँ पर किसी कवि या फिर जो है दुकानदार की तो बात हुई नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसके अलावा दे रखा है संगीत में बुद्धि। संगीत में बुद्धि किसके अंदर होगी, जो कि सुर, लय, ताल वगैरह का एक अच्छा संगम जिनके पास हो, ठीक है। जैसे कि सोनू निगम जी हो गए, ठीक है, अरिजीत सिंह हो गए, तो इन लोगों के पास क्या है, एक सुर, लय, ताल का एक अच्छा जो है संगम होता है। इनकी सिंगिंग बहुत अच्छी है ना। तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि है, संगीत में बुद्धि है ना। फोर्थ क्या दे रखा है, अंतःवैयक्तिक बौद्धिकता। ये क्या होती है, यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसको आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर गलत लिखी हूँ, ठीक है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे कि जो व्यक्ति खुद
खुद के बारे में जान पाए, जैसे कि गौतम बुद्ध, है ना। तो इन व्यक्तियों के अंदर कौन सी बुद्धि होती है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है, जो व्यक्ति खुद के मनोभाव, स्वभाव, दशा के बारे में समझ पाए, जान पाए, है ना। तो यहाँ पर इसकी भी बात नहीं हुई है, तो यहाँ पर सिंपली आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी वास्तुकार की बात हो, ठीक है, इसके अलावा जो आर्किटेक्चर होते हैं उनकी बात हो, इसके अलावा जो है कलाकारी की बात हो, मूर्ति वगैरह डिज़ाइन करने की बात हो, तो आप जाएंगे स्थानिक बुद्धि के साथ में, है ना। ये सारी चीज़ मैंने आप लोग को नोट्स में मेंशन कर रखी है, तो एक बार नोट्स को अच्छी तरीके से जरूर रीड कीजिएगा, है ना। बाकी जितने भी इन्होंने बुद्धि दे रखी थी उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। 4 प्रकार तो आपको यहाँ पर दे रखे हैं और 4 प्रकार और आपके रह जाते हैं, ठीक है। तो उनको आप नोट से पढ़ लीजिएगा, बाकी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं आप लोग को बता दूँगी। जो हार्वर्ड गार्डनर है जिन्होंने कि 8 प्रकार दे रखा है, इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बाकी एक आध दो क्वेश्चन इनके जो आलोचनाएं हुई हैं, क्रिटिसिज्म जो इनकी थ्योरी की हुई है, उनसे रिलेट करके भी पूछ लेता है। तो मैं हार्वर्ड गार्डनर की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, इसमें कि जो उनकी कंप्लीट थ्योरी है उसको मैं डिस्कस कर दूंगी, और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे आपके एग्जाम में उनको भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में पाठ्यचर्या किस प्रकार की होती है? फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? बेहद कठोर व संरचित, जिसमें बच्चे को कोई स्वायत्तता ना हो। देखिए जो प्रगतिशील क्लासरूम होता है, इसमें जो पाठ्यचर्या होती है वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है ना, लचीली होती है। लचीले का मतलब क्या होता है? बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंज भी किया जा सकता है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स्ड कर दिया। मान लीजिए कि आपने पाठ्यक्रम को बिल्कुल फिक्स्ड कर दिया, निर्धारित कर दिया, ठीक है, और बच्चे को आप बता रहे हैं, उसको चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है ना, तो फिर क्या मतलब है उस पाठ्यक्रम का? तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब हर बच्चा जो है एक ही तरीके से थोड़ी चीज़ों को सीख पाएगा, एक ही टाइम पे थोड़ी सीख पाएगा, है ना। हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है जल्दी चीज़ों को सीख जाए, कुछ बच्चे को सीखने में टाइम लगे, है ना। तो जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ये बात आपकी प्रगतिशील जो है कक्षा कहती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड क्या रखा है? विषयों को खंडित रूप से संगठित करती है, जिसमें विषयों को कोई पारस्परिक संबंध ना हो। देखिए जो सब्जेक्ट होते हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपका साइंस हो गया तो ये आपका मैथ्स से रिलेट करता है ना। तो एक सब्जेक्ट जो है दूसरे सब्जेक्ट को सीखने में हेल्प करता है। बट यहाँ पर क्या दे रखा है कि विषयों को खंडित रूप से संगठित करती है, जिससे कि विषयों का कोई पारंपरिक संबंध ना हो। एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से अगर आप रिलेट करके पढ़ाएंगे तो बच्चे को और अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। बट यहाँ पर तो इसको सिरे से निकाला जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड क्या दे रखा है? बच्चों की रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। जो बच्चे हैं उनका जो है इंटरेस्ट किस तरफ है, किस तरीके की चीज़ें सीखने में, है ना। इसके अलावा जो है उनकी क्षमता कितनी है, एज बच्चे की कितनी है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो पाठ्यचर्या होती है वो डिज़ाइन की जाती है ना। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्या दे रखा है? जानकारी को असंगत टुकड़ों में प्रस्तुत करते हैं। देखिए जो जानकारी है इसको आप संगत यानी कि संदर्भ में चीज़ों को पढ़ाइए। ऐसा नहीं कि जो असंगत चीज़ें आप उनसे रिलेट कर दीजिए, ठीक है। जैसे बच्चा रह रहा है इंडिया में, आप एग्जांपल दीजिए यूएसए का, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। बच्चा जहाँ पर रह रहा है वहाँ के आसपास का जो माहौल है उस तरीके का अगर आप बच्चे को एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, उनसे रिलेट करके एग्जाम्पल देंगे, तो बच्चा जो है उन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएगा, क्योंकि उसने जो है अपने आसपास वही चीज़ें देखी हैं, है ना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल गलत दे रखी है। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? सह शिक्षा कक्षा में एक शिक्षक लड़कों से कहता है कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में गृह विज्ञान को मत लो, तुम लड़की नहीं हो। इससे किसको बढ़ावा मिलेगा? देखिए इससे जो है जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा मिलेगा, लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि किसी भी एक सब्जेक्ट को किसी एक जेंडर से रिलेट कर दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हमारे समाज में बहुत पहले से चली आ रही हैं कि जो लड़के हैं वो रोते नहीं, सिर्फ लड़कियाँ ही रोती हैं। इसके अलावा जो लड़कियाँ होती हैं वो घरों के काम करती है, लड़के बाहर के काम करते हैं, है ना। तो जो इस तरीके की धारणा है, अब टीचर भी तो समाज से ही आया हुआ है, वो भी तो समाज से ही निकल के जा रहा है, टीचर बन रहे हैं, है ना। तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो है ये सारी चीज़ें रहती हैं, ये धारणाएं रहती हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो मैथ्स में कमज़ोर होती हैं, लड़के ही मैथ्स में अच्छे होते हैं, है ना। जो लड़कियां होती हैं वही गृह विज्ञान ले सकती हैं, लड़के नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत सारे टीचरों में नहीं होती है, बट हाँ कुछ टीचरों में ये सारी चीज़ें जो है अभी भी हैं और ये धारणाएं जो है रहती हैं, है ना। तो यहाँ पर एक जो टीचर है अगर वो इस चीज़ को बोल रहा है कि गृह विज्ञान को सिर्फ लड़कियाँ ही ले सकती हैं, लड़के नहीं ले सकते, तो ये क्या कर रहा है? किसी सब्जेक्ट को जो है किसी जेंडर के साथ में रिलेट कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। अब जो गृह विज्ञान है वो एक सब्जेक्ट है, उसको लड़का भी ले सकता है और लड़की भी ले सकती है, ठीक है। जिसका जिसमें इंटरेस्ट होगा वो वही चीज़ पढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जो टीचर है वो किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहा है, लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है ना। जो पुरानी धारणा है उनको ही बढ़ावा दे रहा है। तो
सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर समता की यहाँ पर बात ही नहीं हुई। देखिए इक्विटी का मतलब क्या होता है, समता का मतलब क्या होता है, समानता आपकी अलग होती है। समानता का मतलब होता है दोनों को समान महत्व देना, ठीक है, बट उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होता है समता, इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, जिसको जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना, ठीक है। अब जो गर्ल्स है जिनको कि पहले से ही अपॉर्चुनिटी कम मिली हुई है ना, इनकी कम एज में शादी करा दी जाती है। कई जगहों पर जो लड़कियां होती हैं उनको स्कूल जाने से रोक दिया जाता है, ठीक है। तो जो सरकार है वो क्या करती है, इनके लिए आरक्षण लाती है ना। इनको कई जगहों पर छूट दे दी जाती है। कई एग्ज़ाम में जो है महिलाओं को छूट दी जाती है, जैसे कि बिहार में ही देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर जो गर्ल्स हैं इनको जो आरक्षण मिल रहा है ये जो है क्यों मिल रहा है, समता करने के लिए, ठीक है, इक्विटी करने के लिए, क्योंकि इनको इस चीज़ की ज़रूरत थी। इनको पहले से ही जो है पीछे की तरफ ढकेला गया है ना। तो यहाँ पर जो इक्विटी है क्या इसकी बात हो रही है, बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं यहाँ पर। तो सीधे सीधे जो है जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर भूमिका में लचीलापन, लचीलापन का मतलब भी वही होता है कि जैसे जिसको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना, ठीक है। यानी हम थोड़ी सी पाठ्यचर्या जो उसमें फ्लेक्सिबल लाए, सॉरी जो जेंडर भूमिका उसमें थोड़ी सी क्या करें, फ्लेक्सिबिलिटी लाए, लचीलापन लाए कि लड़कियाँ भी गणित ले सकती हैं, लड़के भी गणित ले सकते हैं, लड़कियाँ भी जो है गृह विज्ञान को ले सकती हैं और लड़के भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। जेंडर समानता, आप समानता की तो यहाँ पर बात ही नहीं हुई है। यहाँ पर तो सीधे सीधे ये बोला जा रहा है कि लड़के गृह विज्ञान नहीं ले सकते, है ना। तो यहाँ पर समानता की भी बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है टीचर, जेंडर स्टीरियोटाइप को। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में आप मान के चलिए कि 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आने ही आने हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक बिल्कुल फिक्स्ड है जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप उनको प्लीज़ अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए एक नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, डैश के साथ संघर्ष करने वाले छात्रों को अक्सर गणितीय अवधारणा और गणना में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। देखिए जब भी कैलकुलेशन में बच्चों को प्रॉब्लम आए, ठीक है, यानी गणना करने में कठिनाई आई, इसके साथ साथ जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं यानी गणितीय अवधारणाएँ होती हैं, इनको समझने में बच्चों को दिक्कत आए तो बच्चों को क्या होती है, डिसकैलकुलिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुडस वैकल्य आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिसकैलकुलिया, ठीक है। इंग्लिश में याद रखिए क्योंकि हिंदी में कभी कभी आपको वर्ड चेंज भी देखने को मिल सकते हैं। इंग्लिश में आपका एक ही वर्ड रहता है ना। जो डिसकैलकुलिया होता है, जो कि आपका कैलकुलेशन संबंधी एक प्रकार का विकार होता है। जिस बच्चे को डिसकैलकुलिया होता है उसको गणितीय अवधारणाओं को समझने में दिक्कत आती है। इसके साथ साथ जो कैलकुलेशन वाली चीज़ें होती हैं मैथ में, उनको करने में समस्याएं आती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें डिसलेक्सिया की, तो ये क्या होता है, यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो डिसलेक्सिया होता है ये आपका एक पठन संबंधी विकार होता है, जिसमें कि जो बच्चे होते हैं उनको जो लेटर होते हैं वो रिवर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे कि जो ABCD इस तरीके के जो लेटर आपके लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये बच्चे को जो है सीधे नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। ये बच्चे को एक तरीके से मिरर इमेज दिखाई देती है, ठीक है। जो लेटर है वो बच्चे को यहाँ पर रिवर्स दिखाई देंगे, है ना, इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप बच्चे को जब लेटर ही रिवर्स दिखाई दे रहे तो फिर बच्चा चीज़ों को रीड कैसे करेगा, है ना। तो बच्चे को क्या होता है, पढ़ने में जो चीज़ें होती हैं, जो वर्ड लिखे होते हैं उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। तो जब भी जो पठन वैकल्य की बात हो यानी कि डिसलेक्सिया की बात हो, तो आप समझिए कि बच्चा जो है एक प्रकार का रीडिंग डिसऑर्डर से गुजर रहा है। रीडिंग डिसऑर्डर है, बच्चे को पढ़ने में जो है चीज़ें समस्या आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। कि जो ये बच्चे होते हैं इनके जो तंत्रिका तंत्र होती है उसमें कुछ इस तरीके के सिस्टम फिट होते हैं कि जो लेटर होते हैं वो इनको रिवर्स दिखाई देते हैं, है ना। तो ये भी हो गया आपका यहाँ पर। इसके बाद में दे रखा है लेखन वैकल्य। लेखन वैकल्य क्या होते हैं, यानी कि डिस्ग्राफिया क्या होते हैं, इसमें जो बच्चा होता है उसको लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है। इस बच्चे की जो राइटिंग होगी वो पढ़ने योग्य नहीं होती है, ठीक है। आप उस चीज़ को पढ़ नहीं पाएंगे कि बच्चे ने क्या लिखा है ना। तो इस बच्चे को क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है, लेखन संबंधी एक प्रकार का विकार होता है। इसके साथ साथ अगर स्वालीनता की बात करें, ऑटिज्म की बात करें, तो इसमें जो बच्चा होता है इसको सामाजिक संप्रेषण में दिक्कत आती है, क्योंकि ये बच्चा जो है रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, एक ही चीज़ को 5 से 6 बार दोहराता है, ठीक है, बार बार रिपीट करता है ना। तो इस बच्चे को सामाजिक संप्रेषण में जो है दिक्कत आती है, समस्याएँ आती हैं, है ना। जो लर्निंग डिसऑर्डर है, जो अधिगम विकार है, इसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। और यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए बिल्कुल फिक्स्ड है। ये क्वेश्चन आने ही आने और हर बार पूछे जाते हैं, है ना। तो जो बिल्कुल फिक्स टॉपिक है आप इनको एक बार जरूर अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसे शिक्षा के समकालीन नीतियों
बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती हैं? देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो NEP है, वो क्या कहते हैं कि बच्चा जो है क्रिटिकल थिंकिंग करे, समालोचनात्मक चिंतन करे, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा होता है वो क्या करता है, मल्टीपल डायरेक्शन में चीज़ों को सोच पाता है, यानी जो बच्चा है वो एक ही क्वेश्चन के कई सारे आंसर बता पाए। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है, स्मरण और पुनरुत्पादन। देखिए जो NEP है ये कभी भी इसकी बात नहीं करती है, NEP की बात करें या फिर NCF की बात करें। ठीक है, ये कभी भी रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा देने की बात नहीं करती है। ये क्या कहते हैं कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, किसी कार्य को खुद कुछ एक्टिविटी गतिविधि करके सीखे। ठीक है, मैं इस वर्ड पर बार बार क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पूरा सीटेट का एग्जाम आपका इसी पर आधारित है कि जो बच्चा होगा वो एक्टिव होगा, सक्रिय होगा। ठीक है, तो जब भी आप सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करें तो एक चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल बैठा लीजिएगा कि बच्चे को आपको गलत नहीं ठहराना है। बच्चा क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग करे, खुद कुछ एक्टिविटी करके सीखे चीज़ों को। ठीक है, तो आपको उसी ऑप्शन की तरफ जाना है। तो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग की बात जो है आपकी NEP भी कहती है और NCF भी करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्मरण और पुनरुत्पादन की बात ना ही आपकी NEP करती है और ना ही NCF करता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। परीक्षा के लिए सीखना, देखिए बच्चा जो है सीखने के लिए किसी चीज़ के बारे में सीखे, ना कि परीक्षा के लिए, अंक के लिए बच्चा जो है चीज़ों को नहीं सीखे। ठीक है, बच्चा का उस चीज़ में इंटरेस्ट है इसलिए वो उन चीज़ों को सीखे, है ना। तो जब बच्चा एग्ज़ाम के लिए किसी चीज़ को सीखता है तो फिर उसका जो ध्यान होता है वो किस पे होता है, नंबर पे होता है। ठीक है, बट जब बच्चा अपने इंटरेस्ट के लिए किसी चीज़ को सीखता है तो उसका ध्यान सिर्फ सीखने पर होता है। ठीक है, और जब बच्चा चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाएगा तो नंबर तो अपने आप ही आ जाएंगे, है ना। तो जो बच्चे का ध्यान होना चाहिए वो सिर्फ सीखने पर होना चाहिए, एग्ज़ाम पे नहीं। तो ये भी नहीं होगा, ये बात आपकी NEP भी कहती है और NCF भी कहता है। रटना, फिर से वही बात आ गई। तो रटने की बात जब भी आए तो अगर NEP या फिर NCF की बात की जाए तो दोनों ही इस चीज़ को बढ़ावा देने की बात नहीं करते हैं। तो फोर्थ भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, इस वर्ड पे जरूर फोकस कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, अन्वेषण और प्रयोग। तो इसके लिए तो बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चा खुद अन्वेषण करे। ठीक है, किसी कार्य को खुद कुछ एक्टिविटी करके सीखे, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही दे रखा है, बट हमसे क्या पूछा है कि किसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए तो करना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन आपका होने से रहा। ठीक है, परासंज्ञान, परासंज्ञान क्या होता है, यानी कि मेटाकॉग्निशन क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है वो खुद अपने विचार के ऊपर विचार करता है। ठीक है, जैसे कि आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, आपका जो इतने नंबर आ गए मान लीजिए। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ का विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस पूरा कर रहे हैं कि कहाँ पर जो है हमारे सीखने में कमी है। ठीक है, कहाँ पर हमारे नंबर कम हुए। ठीक है, कहाँ पर हमने किस तरीके के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व भी किया। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन कहते हैं, परासंज्ञान कहते हैं। तो ये भी बच्चे को सीखने में हेल्प करती है। आप खुद सोचिए कि जब आप पूरा मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, तो जो आपके स्कोर है वो फिर अच्छे ही होते चले जाएंगे, है ना। तो ये भी आपको जो बच्चा होता है उसको सीखने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। चर्चा और बहस, तो देखिए जब बच्चा डिबेट करता है, चर्चा करता है, तो यहाँ पर दूसरे बच्चों के विचार को भी जान पाता है ना। और जो बच्चे की सोच होती है उसको एक नई डायरेक्शन भी मिलती है। तो इसलिए जो बच्चे होते हैं उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करानी चाहिए। ठीक है, वाद विवाद कराना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएँ और जो उनके विचार वो क्या हो, ओपन एंडेड हो, है ना, खुले अंत वाले हों, है ना। तो थर्ड भी आपका यहाँ पास ये, इसके लिए भी बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी इन तीनों चीज़ों के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बट यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि किसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो कभी भी निष्क्रिय श्रवण, यानी बच्चा किसी चीज़ को सुने ही ना, निष्क्रिय रहे बिल्कुल। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए कभी भी बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे फिर बच्चा कुछ चीज़ों को सीख ही नहीं पाएगा। बच्चा कब चीज़ों को सीखेगा, जब बच्चा एक्टिव होगा, सक्रिय होगा। ठीक है, तो हमसे निगेटिव ही पूछ रखा था, तो हम निगेटिव ऑप्शन की तरफ ही जाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के लास्ट क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है मुझे कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि जो थ्योरी क्लासेस है वो कब से स्टार्ट होगी। देखिए जो थ्योरी क्लासेस है आप लोगों की आफ्टर नोटिफिकेशन ही स्टार्ट हो पाएगी यहाँ पर, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आने के बाद ही जो स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हैं पढ़ने में। बट जितने भी मैं प्रीवियस क्वेश्चन पर आपको करा रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जिन स्टूडेंट इन क्वेश्चन पेपर को कर
लिया तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है 50% तक चीज़ें आपने ऐसे ही कवर कर ली हैं। ठीक है, जो थ्योरी क्लासेस जाएंगे सिर्फ आपको उसमें रिवीजन करना होगा, और जिन्होंने नोट्स को परचेस कर रखा है तो वो तो थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, और जो है आप लोग इन क्वेश्चन को जितनी भी मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए, और प्लस जो मैं आप लोगों की थ्योरी क्लासेस लाऊंगी उन क्लासेस को देख लीजिएगा। ठीक है, आपका CDP में बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। इसके साथ साथ मैं हिंदी पेडागोजी की भी जो क्लासेस है वो जल्दी स्टार्ट करूँगी। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट जैसे ही मिलता है मैं आप लोगों के साथ में जो हिंदी पेडागोजी की क्लास है उसको भी जल्दी स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो नोट्स आप जो है ज़रूर परचेज कीजिए, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर आपका CDP में बहुत ही कम नंबर आ रहा है, ठीक है, तो आप जो है नोट्स को जरूर परचेज कीजिए। आप खुद देखेंगे कि जो आपका स्कोर है वो कितना अच्छा हो गया है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।